गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आनंद कुमार। कोरोना काल चल रहा है और इसी बीच ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, चाहे वो बोर्ड की क्लासेस हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों के लिए क्लासेस हो, वो सब चल रही हैं और रेगुलर चल रही हैं। लेकिन मुझे इस दौरान जो सबसे बड़ी समस्या नजर आती है, ये उन छोटे बच्चों के लिए है जिनका हाल फिलहाल में एडमिशन हुआ है, नया एडमिशन हुआ है, और या फिर जो स्टूडेंट्स 5th क्लास पार करके 6th क्लास में आए हैं, तो उनको नए टीचर्स मिले हैं, वो उनको पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि कभी भी अभी तक एक दूसरे को ना तो टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को देखा है और ना ही स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स को देखा है। ऐसे में थोड़ी समस्या तो आती ही है। मेरा मानना है कि जब तक शिक्षक और शिष्य के बीच में भावों का आदान प्रदान ना हो, तब तक शिक्षा अधूरी रहती है। जब तक टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपने भावों का आदान प्रदान ना करे, तब तक शिक्षा अधूरी रहती है। इसी बीच मेरे एक स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं 6th क्लास में हूं और चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं अपने शब्दों में कोशिश करूंगा इस चैप्टर को समझाने की। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं एक कपड़े से स्टार्ट करने वाला हूं। मतलब ये मेरे हाथ में एक कपड़ा है और अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें से इस धागे को निकालूं, ये मैंने निकाल दिया, और भी धागा निकाल सकता हूं, ये भी निकाल दिया, और भी मैं इसमें से बहुत सारे धागे निकालता हूं। तो इसी तरीके से अगर मैं धागे निकालता रहूं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये कपड़ा ही फिनिश हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो इतना तो तय है कि कोई भी कपड़ा छोटे छोटे धागों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब साइंस की लैंग्वेज में या इस चैप्टर की लैंग्वेज में कह लीजिए, इस कपड़े को हम फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो धागे हैं इन्हें हम यार्न्स बोलते हैं, यानी कोई भी फैब्रिक यार्न से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे क्या यार्न्स को भी और डिवाइड किया जा सकता है, यार्न्स को भी और डिवाइड किया जा सकता है। तो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी आपके साथ में ये घटना जरूर घटित हुई होगी। आपकी दादी माँ ने या फिर आपकी माताजी ने आपसे जरूर कहा होगा कि बेटा इस धागे को इस सुई में पिरो दे, क्योंकि उनके सामने ये समस्या आती है कि धागे में भी बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं या बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो उस धागे को सुई में पिरोने नहीं देते, या फिर वहां पर समस्या आती है कि वो तितर बितर हो जाते हैं और धागा पहुंचता ही नहीं है सुई में। तो अगर हम गौर से देखें तो कोई भी धागा यानी यार्न छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी छोटी छोटी और भी शाखाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जो सबसे छोटी शाखा होती है, यानी सबसे बारीक जो शाखा होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम मोटे तौर पर समझें तो फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है यार्न, और यार्न से मिलकर के बना हुआ होता है फैब्रिक। हिंदी में अगर हम कहें तो फाइबर को रेशा कहते हैं, रेशे से मिलकर के बना हुआ होता है धागा, और धागे से मिलकर के बना हुआ होता है कपड़ा। अब सवाल ये है कि ये जो हमें फाइबर है, फाइबर मिलता कहां से और इसके कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो समय की बचत करने के लिए ये मैंने इस तरीके से एक यहाँ पर ग्राफ या डायग्राम बनाया हुआ है। यहां पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है फाइबर्स, यानी हिंदी में रेशे। तो स्टूडेंट्स, हमें जो फाइबर है उसके हमारे पास दो स्रोत हैं, यानी दो सोर्स हैं। एक तो है नेचुरल फाइबर और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर, यानी ऐसे जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं जो रेशे, जो फाइबर, उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। और जो फाइबर हम मैन मेड होते हैं, यानी लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, या फिर इन्हें मैन मेड फाइबर्स ही बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनको भी हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है एनिमल फाइबर्स, ठीक है, और दूसरा है प्लांट फाइबर्स। यानी नेचुरल फाइबर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कि एनिमल फाइबर्स, जो फाइबर हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर्स बोलेंगे, और जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, उन्हें हम प्लांट फाइबर बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम एनिमल फाइबर पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एनिमल से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं।
ये सभी नाम आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर सुने होंगे और इनका सामना आपसे जरूर हुआ होगा। बात अलग है कि हमने इनको इग्नोर कर दिया होगा। तो एनिमल फाइबर्स से जो हमें फाइबर मिलते हैं, यानी एनिमल से जो हमें फाइबर मिलते हैं, उनमें जो मुख्य हैं वो है वूल और सिल्क। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी एनिमल से हमें वूल मिलती है और सिल्क मिलती है। ठीक है, अब वूल कौन कौन से एनिमल से हमें मिलती है, ऐसे कौन कौन से मुख्य एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे मुख्य है वो है शीप, भेड़, उसके बाद कैमल, ठीक है, उसके बाद गोट। ये ऐसे मुख्य एनिमल्स हैं, यानी मुख्य जानवर हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, शीप मुख्यतः जम्मू और कश्मीर, यानी वूल का जो उत्पादन होता है मुख्यतः जम्मू और कश्मीर राज्य में होता है, क्योंकि वहां पर शीप यानी भेड़ों का जो पालन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगला है सिल्क। सिल्क इसे हिंदी में कहते हैं रेशम। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है। रेशम का कीड़ा होता है, कोकून से बाहर निकलता है और उसके बाद फिर हमें सिल्क मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गए एनिमल फाइबर्स। ठीक है, तो वूल और सिल्क। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दो एनिमल फाइबर्स के नाम लिखिए, तो आप वूल और सिल्क लिख सकते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वूल आपको कहां से प्राप्त होता है। बताइए कहां से प्राप्त होता है। वूल हमें प्राप्त होता है शीप से, कैमल से और गोट से। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मुख्यतः यही है। सिल्क हमें कहां से प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं प्लांट फाइबर्स पर। ऐसे मुख्य फाइबर कौन कौन से हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, तो वो हैं कॉटन और जूट। ठीक है, इनकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इनके बारे में हमें जानना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कॉटन और जूट, तो कॉटन और जूट पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। अब हम नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स पर आते हैं। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, उसके बाद एक्रिलिक। ये ऐसे फाइबर हैं जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, केमिकल्स के थ्रू तैयार होते हैं। तो ये तो हो गए सिंथेटिक यानी मनुष्य द्वारा मानव निर्मित फाइबर। और ये एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर ये हो गए जो हमें नेचर में मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं। और एनिमल फाइबर कौन कौन से, वूल और सिल्क। प्लांट फाइबर कौन कौन से हैं, कॉटन और जूट। और भी है लेकिन मुख्य रूप से यही है। और हम एक साधारण भाषा में इनको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉटन और जूट की। ठीक है, कॉटन और जूट का आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले मैं कॉटन के बारे में बात कर लूं, तो कॉटन की जो खेती है वो मुख्यतः उन क्षेत्रों में होती है जहां पर काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, कॉटन की खेती वहीं पर होती है जहां पर ब्लैक सॉइल मिलती है। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। आप समझ गए होंगे अगर आपने इसे पढ़ा है थोड़ा भी तो, या फिर इसको थोड़ा भी रिवाइज किया है तो। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल, उसके बाद गुजरात और फिर राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन की खेती, यानी कॉटन की खेती अगर कहीं किसी राज्य में होती है तो वो है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कॉटन का जो खेत होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उस पर छोटे छोटे कॉटन बॉल्स यानी फ्रूट लग रहे होते हैं, कॉटन बॉल्स। और जैसे वो पक जाते हैं तो वहीं पर बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, तो जब बर्स्ट हो जाएगा, कॉटन का जो फ्रूट है वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और उसके बाद अगर आप उस खेत को देखें तो ऐसा लगेगा आपको जैसे पूरे ही खेत में बर्फ फैली हुई हो। ठीक है, और बड़ा अच्छा नजारा लगेगा ये आपको। तो ये तो हो गया कॉटन के बारे में। और उसके बाद फिर मैनुअली वहां से कॉटन के जो फ्रूट हैं उन्हें तोड़ लिया जाता है वहां से। उसके बाद वहां से कॉटन को अलग किया जाता है। अब कॉटन को अलग कैसे किया जाता है इस पर भी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आते हैं जूट पर। अब ये जूट क्या है, जूट करीब 6 से 7 या कभी कभी 8 फुट इसका पौधा होता है, इसकी खेती होती है। और इसकी खेती स्टूडेंट्स ऐसे क्षेत्रों में होती है, ऐसे एरियाज में होती है जहां पर पानी की कमी ना हो, यानी रेनी सीजन हो, यानी पानी की जहां पर कमी ना हो। तो जो जूट की खेती होती है मुख्य रूप से बिहार और बंगाल और असम, इन राज्यों में जूट की खेती होती है स्टूडेंट्स। ठीक है,
हम इन दोनों ही पॉइंट्स पर, यानी दोनों ही कॉटन और जूट दोनों ही पॉइंट्स पर फिर से आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया फाइबर के बारे में कि फाइबर के टाइप कौन कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। फिर नेचुरल फाइबर को भी आगे हमने डिवाइड किया एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर, यानी जो हमें नेचुरल फाइबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स। एनिमल से फिर कौन कौन से फाइबर हमें प्राप्त होते हैं, प्लांट से कौन कौन से फाइबर प्राप्त होते हैं। इस ग्राफ को आप तैयार कर लीजिए, आपको ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। अब इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन पर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो था क्लासिफिकेशन फाइबर का। अब कुछ इसी चैप्टर से जुड़े हुए टर्म्स हैं जिन टर्म्स के बिना ये चैप्टर या फिर ये जो ग्राफ मैंने बनाया वो पूरा नहीं होता। तो यार्न के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। क्या डिस्कस किया है कि फाइबर से मिलकर के यार्न बनता है और यार्न से मिलकर के फैब्रिक बनता है। यानी अगर हम धागा लें, धागे को भी अगर हम देखें तो उसके अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बारीक बारीक। ठीक है, तो वो तो हो गए फाइबर। तो फाइबर से मिलकर के यार्न बनता है और यार्न से मिलकर के फैब्रिक बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कॉटन बोल्स की। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो BALLS नहीं है, ये BOLLS है। ठीक है, तो कॉटन बोल्स की, कॉटन बोल्स फिर से हम यहीं पर लौट करके आते हैं कि जो कॉटन का जो फील्ड होता है, जो खेत होता है जहां पर कॉटन की खेती हो रही होती है, तो जब वो बर्स्ट हो जाता है, कॉटन का जो फ्रूट है, फल है, वो बर्स्ट हो जाता है, तो उस बर्स्ट हुए यानी बर्स्ट होने के बाद उस फल को हम क्या बोलते हैं, कॉटन बोल्स बोलते हैं। बॉल्स क्योंकि वो बॉल जैसे होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से नींबू टाइप के, नींबू के बराबर के साइज के होते हैं, तो इस वजह से हम उन्हें कॉटन बोल्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यार्न समझ में आ गया। यार्न रेशों से यानी फाइबर से मिलकर के यार्न बनता है, छोटे छोटे रेशों से। उसके बाद कॉटन बोल्स, ये कॉटन का फ्रूट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग की हम जीनिंग की बात करेंगे। जीनिंग क्या होता है, जो जीनिंग शब्द है वो भी कॉटन से जुड़ा हुआ होता है। जब हम मैनुअली कॉटन के फील्ड से कॉटन को जब वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, उसके बाद हम वहां से उसे उठा लेते हैं, तो उसे घर पर ला करके पटक देते हैं। ठीक है, घर पर ला करके फैला देते हैं। अब जो अगला स्टेप है वो ये स्टेप है कि हम कॉटन बोल्स से उसके अंदर जो सीड है, जो बीज है, उससे अलग कैसे करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम कोई फल खाते हैं तो उसके अंदर भी बीज मिलता है, तो वो हमें अलग करना पड़ता है। इसी तरीके से जो कॉटन बोल्स हैं, कॉटन बोल्स को जब हम घर पर लेकर के आ जाते हैं, तो वहां से जब हम मैनुअली या कॉम्ब की सहायता से, कॉम्ब होते हैं कंघे जैसी बड़ी बड़ी कुछ इस टाइप की होती हैं, कंघे जैसे होते हैं, बड़े कंघे कह लीजिए, वो होते हैं। तो जब हम कॉम्ब की सहायता से कॉटन बोल्स से उसके सीड को, बीज को अलग करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, जीनिंग। इसे हिंदी में ओटाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओटाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यार्न समझ में आया, कॉटन बोल समझ में आया, जीनिंग समझ में आया। जीनिंग का क्या मतलब है, फिर से बताइए। कॉटन बोल से उसके बीज को अलग करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कॉम्ब, तो इसे हम जीनिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है, देखिए नाम से ही मालूम पड़ रहा है, आप क्रिकेट खेलते होंगे, स्पिन, बॉल स्पिन कर रही है, यानी कुछ इस तरीके से घूमना। तो स्पिनिंग को समझाने के लिए मेरे हाथ में ये रुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पिनिंग क्या होता है कि जब हमारे पास रेशे होते हैं, ठीक है, यानी कॉटन होता है, तो कॉटन से कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए अगर मैं इसे बाहर निकालूं, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, आप देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए बाहर निकालूं, ठीक है, तो ये पूरा एक धागा बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से धागा बन जाएगा, यानी कॉटन से स्पिन करते हुए, ट्विस्ट करते हुए, ऐसा प्रोसेस जिससे हम धागा तैयार करते हैं, यानी यार्न तैयार करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, एक कॉमन लैंग्वेज में बात करें, तो कॉटन से ट्विस्टिंग के थ्रू यानी स्पिनिंग के थ्रू, मरोड़ के थ्रू जब हम धागा तैयार करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं।
स्टूडेंट्स स्पिनिंग के बारे में और मैं आपको बता दूं कि गांधी जी का चरखा बहुत ज्यादा वेल नोन है। आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर और भी बहुत सारे ऐसे जगह हो जहां पर आपने गांधी जी और उनके चरखे के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। साबरमती आश्रम के भी कुछ चित्र आपने देखे होंगे जहां पर चरखा रखा हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारी फिल्मों में आपने गांधी जी को चरखा चलाते हुए देखा होगा। तो चरखे का जो यूज होता है वो स्पिनिंग में ही होता है। चरखे का यूज स्पिनिंग में ही होता है और स्पिनिंग को हिंदी में कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्पिनिंग करने के लिए और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आजकल मशीन आ गई हैं, लेकिन पुराने समय में जो स्पिनिंग की जाती थी वो चरखे के ही थ्रू की जाती थी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे वीविंग और निटिंग, इन दोनों। ठीक है, वीविंग क्या है और निटिंग क्या है। दोनों ही शब्द एक दूसरे से बहुत मिले जुले हैं, बहुत ज्यादा। तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम एक नजर शुरू से कि सबसे पहले हम खेतों से यानी या तो एनिमल्स से या फिर प्लांट से फाइबर प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद जिनिंग और स्पिनिंग की सहायता से हम यार्न तैयार करते हैं। ठीक है, अब हमारा यार्न मतलब धागा तैयार हो चुका है। अब धागे से हमें फैब्रिक तैयार करना है। ठीक है, धागे से हमें फैब्रिक तैयार करना है। तो अब वीविंग और निटिंग ये दो शब्द हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास धागे के दो सेट होते हैं, यानी एक हमने मान लीजिए कि यार्न ले लिया, यार्न मतलब धागा हमने ले लिया पीले कलर का, येलो कलर का, और एक ले लिया हमने रेड कलर का। जब हम इन दोनों यार्न की सहायता से कोई फैब्रिक यानी कपड़ा तैयार करते हैं तो हम इस प्रोसेस को वीविंग बोलते हैं। यानी इस प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस जिसमें यार्न के दो सेट होते हैं, एक मान लीजिए रेड हो गया और दूसरा व्हाइट हो गया। आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी कभी कुछ ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं आपकी माताजी के थ्रू जिसमें दो कलर के, स्वेटर हो गया चाहे वो, या कोई और कपड़ा होगा जिसमें दो कलर के धागों का यूज किया जाता है। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है इसे हम वीविंग कहते हैं, जिसमें हम दो सेट को यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यार्न के जब हम दो सेट लेकर के किसी फैब्रिक को, किसी कपड़े को तैयार करते हैं तो इसे हम वीविंग कहते हैं। ठीक है, फिर निटिंग क्या है? वीविंग और निटिंग में कह रहा था कि दोनों लगभग एक जैसे हैं। अब निटिंग क्या है? निटिंग में यार्न का सिर्फ एक ही सेट यूज किया जाता है। एक ही तरह के धागे से हम पूरे के पूरे फैब्रिक को तैयार कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वीविंग और निटिंग कुछ ऐसे कपड़े हैं जो निटिंग के थ्रू तैयार होते हैं और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो वीविंग के थ्रू तैयार होते हैं। जैसे कि जुर्राब, सॉक्स, ये निटिंग के थ्रू तैयार होता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी कपड़े को कि उसका एक धागा आप खींच दीजिए, जब आप उसका एक धागा खींच देंगे तो वो खिंचते 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 पूरा ही उधड़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सेट यूज किया गया है, यार्न का सिर्फ एक सेट यूज किया गया है, या कह सकते हैं कि वो कपड़ा निटिंग के थ्रू तैयार किया गया है। ठीक है, वीविंग में ऐसा नहीं होता। उसमें से अगर आपने एक धागा निकाल भी दिया तो हो सकता है उस पर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। जैसे हमारे बेड शीट होती है, ठीक है, या फिर कोई चादर होती है, तो उसमें से आपने एक यार्न को खींच दिया, माने धागे को खींच दिया, तो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन निटिंग में आपने यदि एक धागा खींच दिया यानी एक यार्न को खींच दिया तो पूरा का पूरा 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 वो उधरता हुआ चला जाएगा। तो दोनों प्रोसेस समझ में आए बेटा? इसमें दो सेट यूज होंगे यार्न के और निटिंग में एक सेट यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। अब इसे आपको रिवाइज करना है और समझना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी इस चैप्टर की इंफॉर्मेशन थी। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, समझ लें। जो मेरी ये वीडियो है आप इसे बार बार देखें, समझें स्टूडेंट्स। ठीक है, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और लास्ट में एक बात और कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ऑटोमेटिक ही आपके मोबाइल पर वो वीडियो आ जाएगी। स्टूडेंट्स अपना कमेंट लिख करके बताएं कि कौन सा पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया, कौन सी बात अच्छी लगी, समझ में आया या नहीं आया। शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।